ठीक, थोड़ा थोड़ा सा अगर कुछ प्रॉब्लम आता है ना उसको हम स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर देते हैं। जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करके बताइए मुझे। सारे बच्चे जवाब देंगे, क्या होता है इसका आंसर? हाँ जवाब दीजिए क्या होगा। हाँ इसको बोलते हैं बेटा हिल माड़िया द्वारा कौन सी कृषि की जाती है? स्थानांतरित कृषि, उसे पैदा कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैदा कृषि बोलते हैं। कैसा कर रहे हो इसको समझिए बेटा, गलत क्यों कर रहे हो क्वेश्चन को, है ना। अब समझेंगे, ये आपके पास पूरा दिया हुआ है कि कौन सी जनजाति कौन कौन सी कृषि करती है, एग्रीकल्चर करती है ना। जैसे बैगा करती है व्यवहार, गोंड करती है व्यवहार या धारिया, भतरा करती है दहिया, कमार करती है दाहिया, कोरवा करती है देवारी, अबुज माड़ी पैदा और माड़िया पैदा। ये लिस्ट भी आपको याद होना चाहिए। आपको स्थानांतरित कृषि के लिस्ट याद होनी चाहिए कि कौन सी जनजाति कौन कौन से एग्रीकल्चर करती है, आप उसको भूल नहीं सकते, ठीक है। और जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ है एक बार लिस्ट देख लीजिए ताकि आपको चीजें याद हो जाए, ठीक है। यहां पे समझेंगे स्थानांतरित कृषि होती क्या है। हम बार बार सुन रहे हैं कि ये जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है, तो स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि देखिए एग्रीकल्चर क्या होती है, गांव में या गलते मतलब गांव समझ लो, वहां पे उनकी जीविका के लिए एक प्रकार से साधन होती है। स्थानांतरित कृषि क्या होती है, जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है। कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय के लिए एग्रीकल्चर के लिए चुना जाता है, जब उसमें उर्वरकता है ना समाप्त हो जाती है तो इसका परित्याग करके दूसरा टुकड़ा चुना जाता है, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप क्लियर कर लो जिनको नहीं पता होगा, ठीक है। ये प्राकृतिक दृष्टिकोण से समझा जाता है बेटा, ठीक है। जमीन का पहला टुकड़ा प्राकृतिक वनस्पति से पुनः जब वो वापस वो उपजाऊ हो जाता है तो उसे वापस कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। जब वो फिर से उपजाऊ हो जाता है तो उसे एग्रीकल्चर के लिए माना जाता है। तो ये तो समझ आ गया कि स्थानांतरित कृषि क्या होती है। इनका नाम याद रखिए, बैगा, गोंड, भतरा, कमार, कोरवा, अबुज माड़ी माड़िया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति कौन सी कृषि करती है, छत्तीसगढ़ में भतरा जनजाति कौन सी कृषि करती है, छत्तीसगढ़ में कोरा जनजाति कौन सी कृषि करती है। ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, वरना एग्जाम में सवाल छूटने का डर रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पारधी जनजाति की आजीविकी का परंपरागत स्रोत क्या होता है? कमेंट करके जवाब दीजिए, कमेंट करके जवाब दीजिए क्या होता है, जवाब दीजिए मुझे प्यारे बच्चों। अच्छा सवाल है ये, ठीक है। सीजी आपका तगड़ा है ना, जवाब दीजिए क्या होता है, जवाब दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। सीजी आप लोगों का बहुत अच्छा है, सीजी में हमारे सारे बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं। आप लोगों का वीक सब्जेक्ट है साइंस, मैथमेटिक्स और थोड़ा बहुत कंप्यूटर, उस पर भी अलग तो ले रहा हूं, है ना। तो पारधी जनजाति की आजीविका का परंपरागत स्रोत क्या होता है, जवाब दीजिए बच्चे, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर डालिए ताकि हमको भी समझ आए हम किस क्वेश्चन का जवाब ले रहे हैं करके ना। तो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करेंगे। अच्छा सवाल है, ये मिस नहीं होना चाहिए। फिर गलत आंसर आ रहा है बच्चों का, बेटा आकेट करते हैं, काले पक्षियों का आकेट करते हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए काले पक्षियों का आकेट करते हैं। क्या बाबू लोग क्यों गलत कर रहे हो? आप लोगों का सीजी भी गड़बड़ चल रहा है क्या? क्योंकि हम जनजाति के टॉपिक को लिए हैं कि आप लोगों को पता हुआ करके, है ना। इनका जो निवास स्थल है रायगढ़ तरफ है, सरगुजा तरफ है, ये पता है ना। कभी कभी पूछ देता है कि इनका निवास स्थल कहां पाया जाता है करके, सारे बच्चे नोट डाउन करके चले इस चीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोहा गलाने का व्यवसाय करने वाली जनजाति कौन सी है? बहुत प्यारा सवाल है। लोहा गलाने का व्यवसाय करने वाली जनजाति का क्या नाम है? जवाब दीजिए मुझे प्यारे बच्चों, लोहा गलाने वाले व्यवसाय करने वाली जनजाति का क्या नाम है? गुड इवनिंग बच्चों, जवाब दीजिए, गुड इवनिंग। लोहा गलाने वाली जनजाति का व्यवसाय मतलब कौन करती है ये जनजाति? वेरी गुड अमन, जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर? लोहा गलाने वाली। बहुत प्यारा सवाल है, एग्जाम ओरिएंटल सवाल है। और याद रखिए सीजी आप लोगों का तगड़ा है तो बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अग्रिया बिल्कुल, ये रायगढ़ क्षेत्र की जनजाति है और ये लोहा गलाने का व्यवसाय करती है, ठीक है। ये सब टॉपिक बहुत छोटे टॉपिक है, अभी कूट वाले सवाल मैं बाद में लेके आऊंगा, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए बच्चों, ठीक है। सल्फी नामक पेय पदार्थ की जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है, जवाब दीजिए सल्फी। सल्फी किसका लिया जाता है? मैंने ट्रिक बताया था आपको बेटा, ट्रिक से भी याद कर लीजिए। सल्फी मतलब सेल्फी समझेंगे, क्या करेंगे? सेल्फी किसका लिया जाता है? सेल्फी मुंह का लिया जाता है। मैंने ट्रिक बताया था एक बार, ट्रिक से भी सवालों को तैयार करना है अपने को। सेल्फी किसका लिया जाता है? तो सेल्फी मुंह का लिया जाता है। मैंने आपको ट्रिक बताया था, सेल्फी किसका लिया जाता है? सेल्फी मुंह का लिया जाता है। अब बताइए वो कौन सी जनजाति है जो सेल्फी पेय पदार्थ पीती है? कमेंट करके बताइए मुझे। सेल्फी मुंह का लिया जाता है, याद है कि नहीं ट्रिक? सेल्फी मुंह का लिया जाता है करके, हाँ माड़िया जनजाति है। सेल्फी मतलब इसको आप लेंगे, सेल्फी को लेंगे सेल्फी और इस मुंह को लेंगे माड़िया जनजाति। तो आप इसी प्रकार से भी टॉपिक वाइज चीजों को याद कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप उसको पैटर्न में याद करो, ठीक है। माड़िया जनजाति पीती है ना, इस बात को याद रखिए बच्चों। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रिक से भी याद होने चाहिए, है ना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस जनजाति वर्ग का प्रमुख देवता बंदा है? बंदा, देवता का नाम बंदा है, जवाब दीजिए। अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट। मैं अभी आप लोगों को एक दिन सीधी क्लास लूंगा ड्रॉइंग से, ड्रॉइंग में सिखाऊंगा आपको छत्तीसगढ़ की क्लास को, एक प्रॉपर ड्रॉइंग बना के बताऊंगा कि कौन सी जनजाति कहां पे है, कैसे याद करना है करके, है ना। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे बच्चों इसका आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है ये, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है स्टूडेंट, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। हाँ वैसे ये ना, ये है खाड़िया, ए आंसर होगा
बंदा उनके प्रमुख देवता है। क्या है? प्रमुख देवता है, ठीक है ना? खाड़िया होगा, खड़िया, वो खड़िया लिखा गया है, वो खाड़िया जनजाति होती है। क्या होती है? खाड़िया जनजाति होती है ना, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है, इस बात को याद रखना, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन, बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ के किस प्रमुख रूप में पाई जाती है? जवाब दीजिए, बिरहोर किस प्रमुख रूप में पाई जाती है? और द बिरहोर जो पुस्तक लिखे हैं उन राइटर का नाम भी बताना है। द बिरहोर के राइटर का नाम कौन बताएगा मुझे? बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुख रूप से पाई जाती है? इसका मैप मैं रेडी कर रहा हूं, इसके मैप के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कहां पे कौन कौन है करके, है ना। बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुख पाई जाती है? लोकेशन में सवाल है, फिर हमको बताना है कि द बिरहोर के राइटर कौन है। जवाब दीजिए कमेंट करके, द बिरहोर के राइटर कौन है? जवाब दो, है ना, द बिरहोर के राइटर कौन है? जवाब दीजिए, हाँ जवाब दीजिए। हाँ, एक्चुअल में इनका निवास स्थान है रायगढ़। रायगढ़ इज द करेक्ट आंसर है ना। देखिए लोकेशन बेस समझना है आपको ना, आपको सीजी का ड्राइंग करने आना चाहिए। आपको ड्राइंग, हम एक ड्राइंग इसका बनवा रहा हूं मैं, अगर ड्राइंग बन जाएगा तो फिर मैं आपको एकदम डिजिटल तरीके से समझाऊंगा अच्छी चीजों को। जवाब दीजिए, द बिरहोर के राइटर का नाम बताइए। द बिरहोर एक पुस्तक लिखी गई थी, उसके राइटर का नाम कौन बताएगा मुझे? रिलेट करिए, आपने लोकेशन रिलेट कर लिया, अच्छी बात है। द बिरहोर के राइटर का नाम कौन बताएगा? कमेंट करके बताइए बच्चों, द बिरहोर के राइटर का क्या नाम है? कमेंट करके बताओ मुझे। कोई है जिसको पता है इस पुस्तक के बारे में? द बिरहोर के राइटर क्या कोई बता पाएगा मुझे? क्या तैयारी चल रही छत्तीसगढ़ की आप लोगों की? कोई नहीं है क्या? अरे रे, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जवाब दीजिए, क्या चल रहा है ये? द बिरहोर के राइटर का नाम बताइए। हाँ कोई तो आया, हाँ एकदम सही, एस.सी. राय द बिरहोर के राइटर है। बेटा ये कैसे इतना लेट लग गया? एस.सी. राय है बेटा, एस.सी. राय द बिरहोर के राइटर है। 1925 में ये बुक को लिखी गई थी उनके द्वारा, जनजाति वाली बुक है, ठीक है। तो ये चीजें कैसे आप लोग गलत कर रहे हैं, है ना, है ना, इसको याद रखिए, है ना, ठीक है। बिरहोर का मतलब होता है जंगली आदमी। क्या होता है? जंगल का आदमी, जंगल का आदमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, दाबगोलिन देवी कहां की प्रमुख जनजाति देवी है? जवाब दीजिए, दाबगोलिन देवी कहां की प्रमुख जनजाति देवी है? जवाब दीजिए, अच्छा सवाल है। दाबगोलिन देवी कहां की प्रमुख जनजाति देवी है? कमेंट करके बताएंगे मुझे, कहां की प्रमुख, है ना, बताएंगे। दाबगोलिन देवी कहां की प्रमुख जनजाति देवी है? जवाब दीजिए बच्चों, आंसर क्या होगा बताइए, सारे बच्चे बताइए। और क्वेश्चन नंबर डाले यार, ऐसे में मैं समझ नहीं पाऊंगा ना कि कौन सा किसका है, किसका क्या है करके। क्वेश्चन नंबर डालेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। जवाब दीजिए और क्वेश्चन नंबर डालिए। बेटा कोंडागांव की है, कोंडागांव, कोंडागांव, ठीक है। आप लोग प्रश्न संख्या भी डालें, कई बच्चे प्रश्न संख्या नहीं डाल रहे हैं। सीजी में जनजाति का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज उसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अगला, कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है? जवाब दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, कौन सा शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए आप लोगों से। जवाब दीजिए बच्चों। हाँ वेरी गुड, बिहारी कोरवा, अबुझमाड़िया है, कमार है, बैगा है, और एक है पहाड़ी कोरवा। और नाम बताओ क्या है? जवाब दीजिए सारे बच्चे, कैसे जनजाति में गलत कर रहे हैं? पहाड़ी कोरवा, और एक है बिरहोर। कैसे सारे बच्चे रॉन्ग करते जा रहे हो आप लोग? कैसे आप लोगों को ये चीजें नहीं पता है? ठीक है, इस बात को याद रखना है बच्चों, है ना, विशेष पिछड़ी जनजाति को भी याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन, रसनवा पर्व किस जनजाति द्वारा बहुत रुचि से किया जाता है? रसनवा पर्व, जवाब दीजिए मुझे, रसनवा पर्व। देखिए केंद्र सरकार से पूछा जा रहा है ना, राज्य सरकार का अलग है, भुजिया पंडो अलग है। केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति को जो लागू किया उसकी बात की जा रही है। कमेंट करके बताइए मुझे, रसनवा पर्व किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कमेंट करके जवाब देंगे मुझे, कमेंट करके जवाब दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। रसनवा पर्व किस जनजाति द्वारा बहुत रुचि से किया जाता है? हाँ क्या है बेटा? बैगा जनजाति है, बैगा। और बैगा कहां की जनजाति है? ये बस्तर की जनजाति है। अच्छा जल्दी से बताइए, बैगा पे 2 पुस्तक लिखी गई है, बैगा के बुक्स के नाम बताइए। बैगा जनजाति पे जो बुक लिखी गई है, एक नाम तो मैं बता रहा हूं, द बैगास, एक का नाम बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। बस्तर जनजाति में रसनवा पर्व बैगा जनजाति करता है, ये बस्तर जनजाति है। इन पे बुक पे सवाल आते हैं। जवाब दीजिए, एक बुक का नाम है द बैगास, दूसरे बुक का नाम कौन बताएगा मुझे? कमेंट करके बताइए मुझे। एक बुक का नाम है द बैगास, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, अच्छा सवाल है।
बैगा जनजाति पर बुक, जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए। हाँ कोई है? ये तो सही है। बुक का नाम कौन बताएगा मुझे? बुक का नाम, बुक का नाम कोई बताएगा? क्या क्या लिख रहे हैं रे? बैगा बैगा, द ट्राइबल इकोनॉमी। क्या बच्चों? द ट्राइबल इकोनॉमी। क्या कर रहे हो? याद नहीं है क्या? मेघनाथ पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? जवाब दीजिए। द ट्राइबल इकोनॉमी। राइटर का नाम बताइए, कौन है? बताओ चलो, राइटर का भी नाम बताइए। द ट्राइबल इकोनॉमी, जवाब दीजिए। मेघनाथ पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? कमेंट करके बताइए मुझे। मेघनाथ पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? द ट्राइबल इकोनॉमी, वेरी गुड उठा। जवाब दीजिए, मेघनाथ पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? कमेंट करके बताओ, जवाब दीजिए। कौन सी जनजाति मनाती है? वेरी गुड आराधना, गोंड जनजाति मनाती है। ठीक है, ये सीजी की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, सीजी क्या भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे ज्यादा गोंड एमपी में मिलते हैं ना, गोंड जनजाति एमपी में पाई जाती है। ठीक है, तो मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है बच्चों, तो इसको भी याद रखने वाला टॉपिक है। देखिए जनजाति को समझिए, ऐसा नहीं कि छोड़ के जाना है आपको, समझना है टॉपिक को। ठीक है, चलिए अगला हम सेक्शन लेके आए कंप्यूटर का। अच्छे क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में समझ करेंगे आपको। पर्सनल कंप्यूटर खालिस्तान कंप्यूटर की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। जवाब दीजिए, किसका डिजाइन किया गया है? कमेंट करके बताइए। पर्सनल कंप्यूटर की कंप्यूटर की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। जवाब दीजिए, किसका डिजाइन किया गया है? अच्छा सवाल है ये, किसका डिजाइन किया गया है? अच्छा सवाल है ये, कमेंट करके बताइए। किसका डिजाइन किया गया है? अच्छा सवाल है ये, कमेंट करो। पर्सनल कंप्यूटर खालिस्तान कंप्यूटर की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा सवाल है बच्चों, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, किस प्रकार की कंप्यूटर का डिजाइन किया गया? चलो बताइए, अच्छा सवाल है ये, और ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। किसने डिजाइन किया है? व्यक्ति ने डिजाइन किया बेटा, व्यक्ति ने। थोड़ा सा कलर ना मैं चेंज कर लेता हूं, ये हाँ ये ठीक है। ठीक है, व्यक्ति ने डिजाइन किया। देखो समझेंगे ये क्या है। जो भी आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, आज के जमाने का लेटेस्ट, मतलब 5वीं पीढ़ी का, 5th जनरेशन का जो भी आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, वो क्या है? वो पर्सनल कंप्यूटर है। पर्सनल, मेरा अपना, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं बच्चों, जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। ये है पर्सनल कंप्यूटर। क्या है ये? पर्सनल कंप्यूटर है, जो भी आप इस्तेमाल करते हो पर्सनल। अभी इंटेल का प्रोडक्ट आ चुका है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ये मेमोरी है, स्क्रीन है, डिस्प्ले है, ये तो आप जानते ही जानते हो, है ना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? सपोर्ट कर सकता है, कमेंट करके बताइए। कौन एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? यह सवाल पूछा जाएगा। जवाब दीजिए, कौन एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? सपोर्ट, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है स्टूडेंट, जवाब दीजिए। सपोर्ट कर सकता है, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। एक ही समय में सपोर्ट कर सकता है, वो कौन से कंप्यूटर होता है? जवाब दीजिए। पढ़े हो कंप्यूटर की टॉपिक, पढ़े हो कभी ना कभी? जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। एक ही समय में सपोर्ट कर सकता है बेटा, वो है मिनी कंप्यूटर। मिनी, माइक्रो कंप्यूटर में तो घर का पीसी आता है। ठीक है, समझेंगे इसको ना। देखिए मिनी कंप्यूटर क्या होता है पहले समझेंगे इस वाले सेक्शन से। या एक मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर है ना, याद रखना। मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है जो 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर का उपयोग करता है। इसकी कार्य क्षमता, स्टोरेज क्षमता माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। एक मिनी कंप्यूटर में एक बार में 4 से 200 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पॉइंट को समझेंगे। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर होता है, उसमें एक से अधिक प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है, उसकी स्टोरेज भी ज्यादा होती है और एक ही समय में 400 से 200 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यह है मिनी कंप्यूटर की बात। अब इस कंप्यूटर के प्रकार समझेंगे। डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर, पीडीए कंप्यूटर, पॉम टॉप माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन माइक्रो कंप्यूटर, सर्वे माइक्रो कंप्यूटर, ये सब माइक्रो कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर में वन टाइम आपको आदमी एक्सेस करते दिखेगा, जबकि मिनी कंप्यूटर को समझना चाहो तो इस ड्राइंग से समझेंगे। देखिए माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम, है ना, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर है। और मिनी कंप्यूटर को आप समझेंगे इस प्रकार से। एक मिनी कंप्यूटर मतलब उसका असेंबल एक जगह पे कर दिया गया है, मान लो कहीं भी आपके ऑफिस में कहीं भी उसको असेंबल कर दिया गया है और उसको टर्मिनल से जोड़ दिया गया है। तो ऑफिस की बात हो रही है ना, वहां पे एक साथ सभी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ड्राइंग को समझिए। अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं तो ये उसमें समझ आएगा आप कुछ चीजें ना। ठीक है, और याद रखना मिनी कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में अधिक रैम
और स्टोरेज लेता है, रैम भी ज्यादा होता है और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, इसलिए उसे मल्टीटास्किंग कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि ये मल्टी यूजर सपोर्टेड होता है। बहुत सारे लोग एक ही समय में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे लोग, इस बात को याद रखना। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ये तेजी से काम करता है। मैं क्रम समझा रहा हूं आपको ना, देखिए एक क्रम होता है, ये होता है माइक्रो कंप्यूटर, पहले आया माइक्रो कंप्यूटर, फिर आया मिनी कंप्यूटर, फिर आया सुपर कंप्यूटर। क्या आया? सुपर कंप्यूटर। इस बात को याद रखना, मतलब पहले माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल पीसी, मिनी कंप्यूटर जो एक बड़े एरिया के लिए इस्तेमाल होता है, और सुपर कंप्यूटर तो बहुत क्लासिफाइड जगह के लिए इस्तेमाल होता है ना। इस बात को कोई बच्चा भी भूलेगा नहीं, ठीक है। अगला सवाल, एक व्हाट इज द पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर दैट द स्मॉल इनफ टू कैरी ऑन योर लैप कॉल। एक सुबाध्य निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है कहलाता है वह कंप्यूटर जिसको अपनी गोद में रख के चलाया जा सकता है। जवाब दीजिए कमेंट करके, वह कंप्यूटर जिसको अपनी गोद में रख के चलाया जा सकता है। जवाब दो, उसका आंसर क्या होगा? कमेंट करेंगे बच्चे लोग। वह कंप्यूटर जिसे अपनी गोद में रख के चलाया जा सकता है। अब आपको तो पता है ना उस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं। देखिए लैपटॉप का ऑप्शन नहीं है, उसको बोलते हैं नोटबुक, है ना। अगर लैपटॉप का ऑप्शन नहीं है, दैट कॉल टू नोटबुक, जो आपके गोद में रख के भी चलाया जा सकता है। ठीक है, समझेंगे इसको। देखो अब मैं आपको नोटबुक दिखा रहा हूं, अभी तो लैपटॉप आ गया है। इस चित्र को देखिए, ये नोटबुक है। एक्चुअल में नोटबुक क्या होता है? नोटबुक एक छोटा सा पोर्टेबल कंप्यूटर है, पहले हुआ करता था, जो बिना तार के, है ना, इसमें तार वार लगता नहीं है, चलता था। इसे मिनी लैपटॉप कहते थे, इसको रिप्लेस कर दिया लैपटॉप ने, है ना। इस ड्राइंग समझिए नोटबुक का क्या है। नोटबुक एक छोटा सा पोर्टेबल कंप्यूटर है, ये इतना छोटा है जो हमारी गोद में आ जाता है। लैप मतलब गोद होता है, ठीक है। इसी कारण इसे लैपटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं, नोटबुक कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह अत्यंत हल्का होता है। तो ड्राइंग से आप समझ जाइए कि नोटबुक होता क्या है। ये छोटा सा होता है और इसको भी याद रखने वाली चीज है आप सब बच्चों को, है ना। इस बात से कोई बच्चा भी समझेंगे ना। लैपटॉप नोटबुक ऑप्शन में लैपटॉप नहीं है तो आप नोटबुक लगाएंगे, वहां पे रॉन्ग आंसर क्लिक करके मत आ जाना, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में सामान्यतः गणना नहीं कर सकता कौन है जो कैलकुलेट नहीं कर सकता? कमेंट करके बताइए मुझे ऑप्शन में, कौन है जो कैलकुलेट नहीं कर सकता? कमेंट करके बताइए कौन है जो कैलकुलेट नहीं कर सकता। सवाल अच्छा स्टूडेंट, कमेंट करके बताइए कौन है जो कैलकुलेट नहीं कर सकता। इनमें से कौन है जो कैलकुलेट नहीं कर सकता? जवाब दीजिए कमेंट करके। प्यारा क्वेश्चन है, कौन है जो कैलकुलेट नहीं कर सकता? अच्छा सवाल है ना। जवाब दीजिए। कैलकुलेट नहीं कर सकता, गणना नहीं कर सकता। भाई आप प्रिंटर से गणना नहीं कर सकते, प्रिंटर से आप ले सकते हो आउटपुट या हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट। क्या कर सकते हो? हार्ड कॉपी का क्या ले सकते हो? प्रिंट आउट ले सकते हो। और ये एक आउटपुट डिवाइस है, ये तो आपको पता ही होगा। प्रिंटर कॉल टू आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अगर आप देखना चाहो तो प्रिंटर देख लीजिए, ये प्रिंटर है, इसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ये एक प्रकार का लेजर प्रिंटर का एग्जांपल लिया हूं ना मैं। किसका लिया हूं? लेजर प्रिंटर का एग्जांपल लिया हूं। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक ऐसा उपकरण है जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से टेक्स्ट और ग्राफिक की हार्ड कॉपी तैयार करता है। प्रिंटर के बहुत प्रकार होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, मतलब बहुत सारे प्रिंटर होते हैं। कलर प्रिंटर, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर, इसका उपयोग करके दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट, फोटो, अन्य प्रकार की मीडिया को भी प्रिंट किया जाता है। तो प्रिंटर के प्रकार आप समझ गए। प्रिंटर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसको भी कॉपी में नोट करके चलिए। प्रिंटर एक आउटपुट क्या है? डिवाइस है। इस बात को कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। अगला सवाल, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर खालिस्तान का उपयोग करता है। बताओ, बहुत प्यारा सवाल है। फॉर टू द एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर ऑफेंड यूज। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? यूजर ऑफेंड यूज। अच्छा सवाल है, कमेंट करके बताइए मुझे प्यारे बच्चों, सवाल बहुत अच्छा है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर खालिस्तान का उपयोग करता है। कमेंट करके बताइए मुझे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जवाब दीजिए, किसका करता है? मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर खालिस्तान का उपयोग करता है। कमेंट करके जवाब दो, उसका आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर खालिस्तान का उपयोग करता है, दैट कॉल्ड टू टर्मिनल। उसको टर्मिनल कहते हैं, याद रखना। कैसे होता है टर्मिनल? देख लीजिए, ये है टर्मिनल। एक प्रकार का टर्मिनल लगा होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में। कीबोर्ड व मॉनिटर दोनों को मिलाकर टर्मिनल कहा जाता है, ठीक है। ये सारे टर्मिनल से ही डेटा मिलता है मेन फ्रेम को। ये सभी इस्तेमाल हुआ जाता है सुपर कंप्यूटर के लिए। भाई सुपर कंप्यूटर ऐसा तो नहीं छोटा सा होता है, ये इतने बड़े एरिया में होता है। और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ जाता है टर्मिनल से, और उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन रहता है। आप स्क्रीन के माध्यम से, डिस्प्ले के माध्यम से इसे देख सकते हो, इसे देख सकते हो बच्चा, ठीक है। अगर टर्मिनल नहीं रहेगा तो जो बहुत बड़े एरिया में सीपीयू का सेटअप लगा होता है वो आपको आपके डिस्प्ले में दिखाई नहीं देगा। हर एक प्रकार से पूरा हार्डवेयर का सिस्टम रहता है, दैट कॉल्ड टू टर्मिनल। इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा
सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? कमेंट करके बताइए कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। सवाल बहुत तगड़ा है, जवाब दीजिए। अब इनमें से कौन सा सबसे बड़ा होता है, बड़ा एरिया घेरेगा, सबसे तेज होगा या महंगा कंप्यूटर है? तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके। प्यारा सवाल है, कोई बच्चा भी रॉन्ग नहीं करेगा। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। दैट कॉल्ड टू सुपर कंप्यूटर। ठीक है, शाबाश बच्चों, इसे बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। क्या होता है सुपर कंप्यूटर? किसे कहा जाता है? तो सुपर कंप्यूटर कहा जाता है उसे जिसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट होती है, जिसमें बहुत बड़े बड़े समझ लीजिए एक प्रकार के रैम, हार्डवेयर, सब कुछ फास्ट और इसकी गणना सबसे तेज होती है, उसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। इसकी मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क मतलब माइल्स पर सेकंड में चीज निकलती है। दैट कॉल्ड टू सुपर कंप्यूटर। अब भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विजय पी भाटकर को सुपर कंप्यूटिंग में भारत का पहला राष्ट्रीय पहल वास्तु का रूप में जाना जाता है। मतलब जो सुपर कंप्यूटर के जनक के बारे में जाना जाए भारत के लिए, विजय पी भाटकर, ये नाम याद रखना, पूछ सकता है, जिसने परम सुपर कंप्यूटर को बनाया, उसका नेतृत्व किया। उन्होंने भारतीय पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में विकसित किया था। परम 8000 1991 में विकसित किया था। डेट भी याद रखना है, उस व्यक्ति का नाम भी याद रखना है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है वो भी याद रखना है। ये सब कुछ आपको याद रखना है कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा था और किसने बनाया, किस डेट पे बनाया, इन बातों को लिख के याद रखना है। ठीक है, समझेंगे सुपर कंप्यूटर को, समझेंगे। देखिए सुपर कंप्यूटर मतलब एक छोटे से जगह पे नहीं आता, एक बहुत बड़ा एरिया घेरता है। ड्राइंग में आप देख पा रहे हो अलग अलग मेन फ्रेम हार्ड डिस्क लगते हैं, अलग अलग रैम लगते हैं, अलग अलग स्टोरेज डिवाइस लगते हैं, मतलब सुपर होता है। देखिए परम का आविष्कार सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक कंपनी जो कि पुणे की है, कहां की है, पुणे की कंपनी है, उसने डिजाइन करके असेंबल करके इस सुपर कंप्यूटर का निर्माण कराया। संस्कृत भाषा में परम का मतलब होता है सर्वोच्च। क्या होता है, सर्वोच्च होता है। ठीक है, याद रखना इसमें और भी चीजें आई। सबसे तेज मशीन था परम सिद्धि एआई जो दुनिया में 63वे स्थान पर है। तो याद रखिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसिंग कंप्यूटिंग, सीडेक कंपनी ने जो कि पुणे कंपनी है, उन्होंने बनाया था, परम को असेंबल करने में सहायता दी थी। ठीक है, पर आपको नाम याद रखना है कि उसका नाम क्या था, 8000 1991। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? सर कल के लिए डर लग रहा है, कल क्या है, कल क्या है? भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? देखिए अभी मैंने बताया है विजय भाटकर, ये नाम नहीं भूलना। देखिए नाम नहीं भूलना, विजय भाटकर जी का नाम है ना, ये नाम नहीं भूलना। और याद रखना 1991 की बात है, कंपनी है सीडेक। ठीक है, नाम नहीं भूलना, ये है परम, परम 8000। ठीक है, नाम नहीं भूलना, डेट नहीं भूलना और कंपनी का नाम नहीं भूलना। और ये पुणे की कंपनी है, ये नाम आप नहीं भूलोगे। ठीक है, इस नाम को मेमोराइज करो, इस नाम को याद कर लो कि सुपर कंप्यूटर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000 बनाने, मतलब जो उनके साथ सहयोग किए थे विजय भाटकर जी। सन है 1991, कंपनी है सीडेक और ये कहां बना, पुणे में बना। दैट द पॉइंट इन कलेक्टेड। अगर आप सारे पॉइंट को कलेक्ट करोगे, एग्जाम में कुछ भी पूछेगा आप यहां से आंसर निकाल के दे दोगे कि ये आंसर है उसका। इससे ही तैयारी होती है बच्चों। अगर आपको पूरे पॉइंट पता है, एरा पता है, उसका सर्कल पता है, कहां से बना कहां से निकला, एग्जामिनर खेल नहीं पाएगा आपके साथ। ठीक है, आप खेलोगे एग्जाम में। ठीक है, इस बात पे लाइक करना। अगला क्वेश्चन देखो, टॉप 10 मैं पहले दिखा देता हूं, द लिस्ट ऑफ 2023 का सुपर कंप्यूटर। देखो सबसे अच्छा अभी हमारे यहां चल रहा है परम सिद्धि एआई। बेटा नाम याद रखना, अगर करंट अफेयर के बेस पे सवाल आया कि 2023 में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, ये अभी दुनिया में 63वें मतलब 63 स्थान पर है तेजी के मामले में। ठीक है, क्या नाम है, परम सिद्धि एआई। उसके बाद कौन है, प्रत्यूष है। उसके बाद कौन है, मिहिर है। उसके बाद कौन है, आदित्य है। ठीक है, इसको याद रखिए। 2023 का टॉप 10 लिस्ट है इंडिया का। परम सिद्धि एआई, ए मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। मैंने कहा था ना अब जमाना है एआई का, मतलब कंप्यूटर आपकी सोच को सोच लेगा और बता देगा कि आप क्या सोच रहे हो। और याद रखिए 63 पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा, मतलब जो टॉप 10 स्पीड में हम 63 है। देखिए सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी जापान का है, याद रखना जापान का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण दीजिए, कमेंट करके बताइए सुपर कंप्यूटर का उदाहरण दीजिए। सवाल बहुत तगड़ा है, जवाब दीजिए। कल तेरे एसआई का एग्जाम है कल, कोई बात नहीं बेटा, ऑल द बेस्ट, ट्राई करो, मेहनत करो। सुपर कंप्यूटर का, डरने की बात नहीं, पानी होने पियो, रिलैक्स करो। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण कौन कौन सा है, जवाब दीजिए। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण बताइए मुझे।
कौन कौन सा सुपर कंप्यूटर में आता है, कमेंट करो। एन एग्जांपल है सुपर कंप्यूटर, जवाब दीजिए। बहुत प्यारा सवाल है ये। उपरोक्त सभी, क्रे है यूएस का, ये भी है यूएस का, ये है चीन का, ये सभी सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। सबसे ज्यादा तेज अभी चल रहा है जापान, उसके बाद है यूएस, उसके बाद चाइना का है। चाइना दावा करता है कि वो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना लिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्रे 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 एक्सएमपी ये सब सुपर कंप्यूटर है। और इंडिया का लिखेंगे बेटा परम, परम सिद्धि जो अभी टॉप है, परम सिद्धि एआई जो 2023 का है, परम सिद्धि एआई याद रखना जो अभी टॉप में है। अगर पहला सुपर कंप्यूटर की बात होगी, पहला सुपर कंप्यूटर की बात होगी तो परम 8000 ये बना था 1991 में। कहां बना था? सीडेक कंपनी ने असेंबल किया था इसे, सीडेक कंपनी ने, जो कि पुणे की कंपनी है। दैट कॉल टू नोट डाउन कर दिया, मैं रेड पेन ले लेता हूं, इसको नोट डाउन करके रखिए, ठीक है, क्योंकि पिछले सेशन में समझा दिया हूं मैं। सुपर कंप्यूटर एक्चुअल में होता क्या है, इस ऑप्शन के माध्यम से मुझे बताइए। चलो बताओ, सुपर कंप्यूटर एक्चुअल में क्या होता है, इस माध्यम से बताइए। चलो जवाब दीजिए बच्चों, सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का क्या काम है? जवाब दीजिए। और ये सब सवाल आपको इसी बेसिक सवाल के साथ घुमा के देगा। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? सुपर कंप्यूटर क्या होता है? जवाब दीजिए। 404, वो भी शायद सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आता होगा। लेकराम सुनवानी, ठीक है, देखते हैं उसको, ठीक है। इसको बताइए सुपर कंप्यूटर क्या है, जवाब दीजिए। देखिए, हाँ ये है आंसर इसमें, ये है आंसर इसमें। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। देखिए सुपर कंप्यूटर की खास बात यह होती है, हजारों माइक्रो प्रोसेसर, बहुत बड़ी मात्रा में रैम, है ना, और इसमें जो लगा जाता है, मतलब एक प्रकार का जिसमें जो हार्डवेयर, एक स्पेस के लिए स्टोरेज का इस्तेमाल होता है, वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। दैट कॉल्ड टू सुपर। ये इतना जल्दी कैलकुलेट करता है, मिलियंस एंड बाइट्स, मतलब इतने कम समय में करता है, इंसान सोच नहीं सकता, इसलिए सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, अगला ये देख लो एक बार। अब देखिए इसकी गति बता रहा हूं मैं। आधुनिक समय 500 मेगा फ्लॉप की कार्य करने की क्षमता होती है। 500 मेगा फ्लॉप, ये स्पीड है सुपर कंप्यूटर की। ये अरबों की गणना 1 सेकंड में कर सकती है। मतलब अगर पूछेगा इसकी गति की माप क्या होती है, मेगा फ्लॉप। बेटा याद रखना सवाल यही है कि सुपर कंप्यूटर की गति की गणना क्या है, मेगा फ्लॉप। मेगा फ्लॉप, ये सवाल आता है एग्जाम में कि सुपर कंप्यूटर के स्पीड को किससे मापा जाता है, मेगा फ्लॉप। दैट करंट टाइम, मेगा फ्लॉप बोलते हैं उसको, इस बात को नहीं भूलना कोई, ठीक है। चलिए जीएस की क्लास लगा रहा हूं मैं। अगला, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? जवाब दीजिए, क्योंकि हमको जनरल साइंस के सवाल करने पड़ेंगे, क्योंकि 15-15 नंबर का आता है जनरल साइंस। बच्चे इग्नोर करते हैं, एग्जाम में ये सब सवाल उनसे छूट जाते हैं। तो कमेंट करके बताइए सबसे लवणीय सागर किसे कहते हैं। कमेंट करके बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, किसे कहा जाता है सबसे लवणीय सागर? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो को लाइक भी करेंगे ना। जो बच्चे बाद में देखते हैं वो भी लाइक करेंगे, और जो सेशन ज्वाइन किए हैं वो भी हमारे सेशन को लाइक करके चलेंगे। सबसे लवणीय सागर किसे कहते हैं? डेड सी, मृत सागर को सबसे लवणीय सागर कहा जाता है। डेड सी, है ना, डेड सी मतलब क्या होता है, समझ रहे हो? यहां पे अगर आप तैरने जाओगे तो आप डूबोगे ही नहीं। मृत सागर को कहते हैं सबसे लवणीय सागर, इस बात को याद रखना, डेड सी, ठीक है। कोई बच्चा भी यहां से गलत नहीं करेगा, डेड सी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है, डेड सी किसे कहते हैं? चलो अगला क्वेश्चन, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? जवाब दीजिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? कमेंट करके बताइए। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जीएस के हमने सारे टॉपिक को कवर किया है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसे कहते हैं? इसकी बुक के राइटर का नाम बताइए, किसने लिखा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? पढ़े हो आप लोग कभी? जनरल साइंस के टॉपिक को हल्के में मत लेना कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप इसको हल्के में लेके निकल जाओगे, है ना, ये आपके लिए बहुत दुविधा हो जाएगी बच्चों, है ना। जवाब दीजिए, कार्ल मार्क्स ने लिखा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाली बुक। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है यार, बुक से रिलेटेड डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप लोग, ठीक है। अगला, आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? आर्द्रता मापने के लिए, जवाब दीजिए, आर्द्रता मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? कमेंट करके बताइए। आर्द्रता किससे मापते हैं? पढ़े हो कभी आर्द्रता किससे मापते हैं? और क्वेश्चन नंबर भी लगाना है साथ में। आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जवाब तो मुझे कमेंट करके जवाब दीजिए। बेटा आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है आर्द्रता, ठीक है, समझ आया? हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है, जल का घनत्व। जल का घनत्व किससे मापते हैं? वो है हाइग्रोमीटर।
खाने में कैलोरी किससे मापते हैं? खाने में कैलोरी किससे मापते हैं? कैलोरीमीटर से। और धातु की जो परत चढ़ती है उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। वो किससे किया जाता है? गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? जस्ते की परत चढ़ाना। ठीक है, इस बात को याद रखना, कोई बच्चा भी गलत नहीं करना। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? कमेंट करके बताइए मुझे। राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? कमेंट करके बताइए। चलो, धातु की परत में वाला ना, जिंक जो चढ़ाते हैं ना, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, उसको नापते हैं गैल्वेनोमीटर से, है ना। जवाब दीजिए, राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? हाँ, सतलज नदी से। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कोई पूछ देगा तो बताना गंगा नदी है। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? तो बता देना ये। ठीक है, ठीक है। सतलज नदी पे और कौन सी परियोजना चल रही है? जवाब दो तो मुझे। सतलज नदी पे, सतलज नदी पे कौन कौन सी परियोजना चल रही है? जवाब दीजिए। भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना कहां चल रही है? भाखड़ा नांगल परियोजना कहां चल रही है? सतलज नदी पे ही चलती है। ठीक है, इन सारे पॉइंट को याद रखना। ठीक है, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, शाबाश बच्चों। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया के बाहर, एशिया महाद्वीप के बाहर का है? एशिया महाद्वीप के बाहर का कौन सा देश है? अब आपको पता होना चाहिए कि एशिया में कौन कौन से देश है, बताइए, और आप उसको पकड़ लेंगे ना एक बार में। एशिया महाद्वीप का कौन कौन सा देश है? जवाब दीजिए। एशिया महाद्वीप के बाहर का जवाब दीजिए। एशिया महाद्वीप के बाहर का देश का नाम बताइए, कौन है? हाँ, सऊदी अरब बाहर का है ना बेटा, बाकी ईरान, पेरू, मंगोलिया सब एशिया में है। ठीक है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब एशिया में अंदर आता है। रतौंधी का कारण बताइए, किसकी कमी से रतौंधी का कारण होता है? और उसका रासायनिक नाम भी जानेंगे, रासायनिक नाम भी जानेंगे। ठीक है ना, और क्या खाना चाहिए ये भी जानेंगे। जवाब दीजिए, रतौंधी का कारण क्या है? क्या खाने से रतौंधी होती है? क्या किसकी कमी से रतौंधी होती है? जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके, किसकी कमी से रतौंधी होती है? किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। रासायनिक नाम है रेटिनिनॉल। बताइए, विटामिन ए पाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? क्या खाना चाहिए कि हमें विटामिन ए मिले? क्या खाना चाहिए हमें कि विटामिन ए मिले? खाना बताइए, कौन सा पौष्टिक पौष्टिक आहार बताइए। और रतौंधी आंखों की बीमारी है। किसकी बीमारी है? आंखों की बीमारी है। जिसको नहीं पता है वो लिख लेना, रतौंधी आंखों की बीमारी है। क्या खाना चाहिए हमको? गाजर खाना चाहिए। ठीक, गाजर खाना चाहिए, गाजर, इससे आंख अच्छे रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से क्या होता है वो बता दे रहा हूं मैं। त्वचा फट जाती है, त्वचा में सूखापन आ जाता है विटामिन सी की कमी से। और हमारी बॉडी विटामिन सी जनरेट नहीं कर पाती, इसको बाहर से लेना पड़ता है। बाहर से ये किससे आता है? खट्टे फलों से आता है। खट्टे फलों से विटामिन सी प्राप्त होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, खट्टे फलों से विटामिन सी प्राप्त होता है। ये जो पढ़ रहे हो ना, निर्जलीकरण से, निर्जलीकरण जब हम धूप में खेलते हैं तो पसीना बाहर आ जाता है, पसीना, उसको बोला जाता है निर्जलीकरण, क्रैम्प आना, क्रैम्प। ठीक है, इस बात को याद रखना। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका रासायनिक नाम। खट्टे फलों से विटामिन सी मिलता है, आंवला, नींबू से। इस बात को भी याद रखना बच्चों। ठीक है, अगला सवाल, शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस की जाती है? बताइए, किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस की जाती है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा ना, डायलिसिस किस अंग में करते हैं, मतलब किस अंग के खराब होने पे करते हैं? जवाब दीजिए, डायलिसिस शरीर में किस अंग के में समस्या आने पर डायलिसिस की जाती है? जवाब दीजिए, डायलिसिस किस अंग में की जाती है? जवाब दीजिए। ये तो पढ़े होंगे ना इस चीज को। डायलिसिस किस अंग में करते हैं? किडनी में करते हैं ना बेटा। किडनी क्या करता है? छन्नी है, छन्नी, एक प्रकार का छानता है ये चीजों को। छन्नी है, छन्नी। अगर ये खराब हो जाएगा तो ये टॉक्सिक चीजों को जो बॉडी में निकलता है उसको छानेगा नहीं, ये बॉडी में जहर फैला देगा। इसलिए डायलिसिस किया जाता है किडनी का। किडनी में स्टोन भी होता है, आपने सुना होगा पथरी। पथरी किस कारण से होता है? ऑक्सलेट अम्ल, ऑक्सलेट के कारण से होता है। ऑक्सलेट, है ना, ऑक्सलेट जमा हो जाता है, पथरी हो जाता है। ठीक है, किडनी, इसको याद रखना, इसको गलत कोई मत करना बच्चा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है?
जल वाहित मतलब जल से फैलता है, अगर जल उस जल को पी लेंगे या कहीं के हमारे साथ आ जाएगा तो जल वाहित रोग होता है। जवाब दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जल वाहित रोग है, कमेंट करके बताइए। जल वाहित रोग है, जवाब दीजिए जल वाहित रोग है, जवाब दीजिए। सवाल अच्छे बच्चों, जवाब दीजिए जल वाहित रोग कौन सा है, सारे बच्चे जवाब दीजिए। बेटा मलेरिया जल वाहित रोग है, क्या पढ़ाई करते हो समझ नहीं आता कभी कभी तो। मलेरिया जल वाहित रोग है, बताओ। मलेरिया मादा मच्छर काटने से मलेरिया होता है, क्या पढ़ाई कर रहे कई लोग, अंक पढ़ो यार। मलेरिया दस्त, भैया दस्त है जलवाहित रोग, चिकन फॉक्स वायरस है। मलेरिया क्या है, जब उसको मादा एनिफिलिस वाली मच्छर काट देता है ना तब मलेरिया होता है ना। फ्लू एक प्रकार की बीमारी है, मतलब आपको बुखार आ जाएगा, वायरल फीवर आ जाता है फ्लू में। दस्त होता है, पानी गंदा पियोगे पेट में जाएगा, बहुत दस्त हो जाती है, इस चीज को याद रखना। सारे बच्चे कॉपी में नोट करके चलिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है? चलो बताओ फिर, हम किस देश से लिया वो भी बताएंगे, किस देश से लिया गया है, जवाब देंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से अडॉप्ट की है वो भी बताएंगे, जवाब दीजिए, कमेंट करिए। संविधान में अगर संशोधन करना है तो किस अनुच्छेद के तहत आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, नियम में बदलाव कर सकते हो, जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके। बेटा जवाब दो, गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे सवालों गलत करोगे पार हो जाओगे। सवाल बहुत तगड़ा सवाल है, 368 इज द करेक्ट आंसर। इसको लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को उठाया गया है, इसको याद रखना, ठीक है, उठाया गया है। हाँ फिर गलत जवाब, दक्षिण अफ्रीका है ये, संविधान संशोधन को हमने अडॉप्ट किया है, दक्षिण अफ्रीका से अडॉप्ट किया है, इस बात को याद रखना बच्चों। अमेरिका से वाह अलग ही चल रहा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से अडॉप्ट की गई है, इस बात को याद रखिए, गलत मत करना कोई भी। मुख्य यामोत्तर रेखा का देशांतर क्या है, जवाब दीजिए। मुख्य यामोत्तर रेखा का देशांतर क्या है, इसको तो समझना पड़ेगा, शायद ब्रिटेन है, कुछ भी मत बोलो रे, साउथ अफ्रीका है, वेरी गुड योग। मुख्य यामोत्तर रेखा का देशांतर क्या है, जवाब दीजिए। मुख्य यामोत्तर रेखा का देशांतर क्या है, जवाब दीजिए। ये रेखा वाला नहीं पढ़े होंगे मेरे को लगता है, चलो इसको आंसर बता दिया जाएगा, इसमें एक अच्छी सी क्लास लेके आएंगे। मुख्य यामोत्तर रेखा का देशांतर क्या है, कमेंट करके बताइए, जवाब दीजिए। क्या होगा, पढ़े हो या क्वेश्चन, ऐसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, नहीं पता कहां जाओगे आप उसके बाद, जवाब दो मुझे। हाँ 180 डिग्री ईस्ट, वेरी गुड। यामोत्तर रेखा ये पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, है ना, इसको अलग से टॉपिक में समझाऊंगा मैं। बताएंगे कौन सा रुधिर सार्वजनिक दाता के नाम से जाना है, सार्वजनिक दाता के नाम से जाना है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। मुख्य यामोत्तर रेखा को ड्राइंग से समझाना पड़ेगा बेटा, गांव घर के टूरा उसको समझाना पड़ेगा, ड्राइंग मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगले किसी टॉपिक सीरीज में समझा दूंगा। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, रक्तदाता, रुधिर कौन है जो रक्त दे सकता है, पढ़े हो, ओ दे सकता है, दाता हो गया तो मुझे बताएंगे ओ है, ग्राही बताएंगे, ग्राही, रक्तदाता तो ओ है, ग्राही कौन है, ग्राही, ग्राही देने वाला ओ है, लेने वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, जवाब दीजिए बच्चों, ग्राही कौन होता है बताइए, जवाब दीजिए सारे बच्चे, ये आंसर का जवाब दीजिए। सार्वजनिक रक्तग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, जवाब दीजिए, कोई पढ़ा है, हाँ ए बी, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, ए बी, जो ब्लड लेता है ए बी और जो ब्लड देता है ओ, इसको याद रखने वाली टॉपिक है ये, ठीक है। चलो अब यहां के बाद अगला टॉपिक है मैथमेटिक्स का। कई बच्चे बोले सर मैथ्स पढ़ना है आपसे, ट्रिक से बताइए, समय कम कर दीजिए, तबाही मचा दीजिए। उससे पहले एक बात कर जाऊंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलो अगला, चलिए एवरेज का सवाल है, किसी कक्षा में प्यार से पढ़ेंगे और बनाना सीखेंगे। किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत है 45, कक्षा में लड़कों का औसत अंक है 40, लड़कियों का औसत अंक है 50, है ना, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत संख्या का अनुपात क्या होगा। पहले मैं जानना चाहूंगा मेरे जो सेशन में जुड़े हैं टॉपर्स, कौन है जो इसका आंसर देगा, कमेंट करके बताएंगे। किसी कक्षा में लड़कों का औसत अंक है 45, कक्षा में औसत 48 छात्रों का औसत अंक 45 है, कक्षा के लड़कों का औसत अंक 40 है, लड़कियों का 50 है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, ऐसा बताऊंगा। हलवा 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 बनाओगे आज, ऐसा बताऊंगा, बना दोगे, जवाब दीजिए। और मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे पढ़िए, अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, जवाब दीजिए। एक दो बच्चे का आंसर आ गया है, और कोई है जो कमेंट करना चालू करेगा। हाँ एक किसी ने ए कहा है, कोई बच्चे ए के साथ जा रहे हैं
और कोई बच्चे जा रहे हैं बी के साथ, कोई ए के साथ, कोई बी के साथ। बेटा समझिए, कक्षा में 48 छात्र है, टोटल है 48 छात्र। यहां समझाने के लिए है 48 छात्र जिनका एवरेज है 45। तो एवरेज को मैं लिखता हूं बीच में, 48 छात्रों का औसत है 45। कक्षा में बॉयज का औसत, देखिए बॉयज को मैं बी डालूंगा, इनका है 40। वही गर्ल्स का औसत उनका है 50। ठीक है, तो बस आपको लगाना है एलिगेशन मेथड। 50 में 5 गया तो 5, 45 गया तो, और 48 में 45 गया तो 3, है ना। इसको अच्छा 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, ये 40 है ना, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, ये बॉयज का औसत मैं गलत लिख दिया हूं, इसको ठीक कर देता हूं ना, एक बार वापस बना देता हूं। ये देखो टोटल एवरेज है 45, बॉयज का औसत है 40 और गर्ल्स का औसत है 50। घटा दीजिए, ये कितना आएगा, ये आएगा 5, 40 में से 45 गया 5, ये काटे 1:1। सी आपका आंसर, सी आपका आंसर। ठीक है, बॉयज का कितना था 40, गर्ल्स का कितना था 50, घटा दीजिए, सी आपका आंसर। हाँ ठीक कर लिया बॉयज, सी आपका आंसर। मतलब कुछ सेकंड में आपने बना लिया इसको, सी आपका आंसर है, कुछ सेकंडों में आपने बना लिया। अगर आपको गणित नहीं आता है तो सेशन में रुकिए, जो भाग रहे हैं भागने दीजिए, उनसे एग्जाम में भी दिक्कत जाएगा। ये आपका बन गया। ठीक है, मेरे हिसाब से टॉपिक, ये सवाल आपको समझ आ गया होगा बच्चों। आ गया ना समझ, कैसे निकाले इस टॉपिक को? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, चलिए। एक टीवी कारखाने में किसी महीने में प्रथम दिन में 25 दिनों में प्रतिदिन औसत 7 टीवी पीस उत्पादित होते थे, 60 पीस। कुछ कर्मचारी के अस्वस्थ होने के कारण बाकी 5 दिनों में प्रतिदिन 58 टीवी पीस सेट उत्पादित हुए। तो अंतिम 5 दिनों का औसत उत्पादन क्या था? जवाब दीजिए कमेंट करके। बेटा सीखिए, जो बच्चा पढ़ाई के लिए मैथ्स को इज्जत नहीं देगा, एग्जाम में उसको मैथ्स भी इज्जत नहीं देगा। यू नॉट रिस्पेक्ट, यू नॉट गेट टू रिस्पेक्ट। ऐसे सवालों को मिल गया ना, मैथ्स वालों की भी हवा हो जाती है। जवाब दीजिए, हम तरीके बताएंगे, सवाल बन जाएगा। टाइमर लगा दूं? चलो 1 मिनट का टाइमर लगा देता हूं, कोई बच्चा दिमाग लगाना चाहे तो लगा लो। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझिए। कारखाने में एक महीने के प्रथम 25 दिन में, मतलब एक महीना मतलब टोटल 30 दिनों का प्रोडक्शन होता है। तो बोल रहा है कि 25 दिन में रोज 60 टीवी बनते हैं। कुछ कर्मचारी की बीमारी के कारण बाकी 5 दिनों में 58 टीवी के सेट बनते हैं। अंतिम 5 दिनों का औसत क्या होगा? बस अंतिम 5 दिन निकालो बेटा। भाई 5 दिन में प्रतिदिन 58 टीवी बन रहे हैं, तो कितना बन रहे हैं लोग? 5 अट्ठे 40 की सुन हासिल है 4, 5 25, 4 29, मतलब 5 दिनों में बन रहा है 29, है ना। अंतिम 5 दिनों में 29 बन रहे हैं। भाई देख लीजिए, अंतिम 5 दिनों में 290 टीवी बन रहे हैं। अगर उसका एवरेज पूछेगा तो 5 से काट दो ना, कितना हुआ? 5 25 और 4 गया 5 अट्ठे 40, 58 उसका औसत आ जाएगा। 52 निकाल रहे कई लोग। कैसे बेटा? 52 बता रहे हैं कई, और एक बच्चा बता रहा है डी, एक बता रहा है डी। ठीक है, 52 58 आएगा ना। 50 अंतिम 5 दिनों का पूछ रहा है वो, 25 दिन और अंतिम 5 दिनों का पूछ रहा है वो, 58 ही तो आएगा औसत। ठीक है, इस बात को समझ के चलेंगे। ठीक है, अगला सवाल लगा रहा हूं, चलो चलेंगे। यदि एक्स वाई जेड की दैनिक मजदूरी का औसत है 120 रुपए, वाई जेड से 40 रुपए अधिक कमाता है, एक्स जेड से दुगना कमाता है, तो एक्स की दैनिक मजदूरी क्या है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए बच्चों। हम आपको वो सवाल पढ़ा रहे हैं जो व्यापम पीएससी में डायरेक्ट पूछा जाता है। कोई गोल घुमा के सेशन नहीं, एक के बाद एक सेशन लिया जा रहा है और बड़े पैमाने पे लिया जा रहा है। कोई है जो मेरा अच्छा स्टूडेंट जो इस पे तीर मार ले? मैं सिखाने बैठा हूं, है ना। आज यहां सीखोगे, कल एग्जाम में बना के आओगे। धागा खोलना है अपने को, धागा एग्जाम में जाके, धागा, क्योंकि एग्जाम लेने वाला है पीएससी, और पीएससी का एग्जाम का क्वेश्चन हलवा नहीं होता है। हलवा ही नहीं होता है तो क्या होगा? जवाब दीजिए। कोई है जो इसको बना सके? कोई है जो मेहनत कर सके? मैथमेटिक्स आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ का व्यापम पीएससी सवाल जो पूछते हैं उसका एक पैटर्न है। वो पैटर्न पता है किसी को? नहीं पता है, नहीं बना पाओगे। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जो मन को जीत लिया वही है रंजीत। रंजीत कौन है? रंजीत कोई होगा। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूं बेटा उसको ना। स्टूडेंट फोकस करिए, आराम से समझेंगे ना, आराम से समझेंगे, आराम से। देखो, एक्स वाई जेड का जो औसत मजदूरी है वो है 120। ठीक है, यहीं पे प्यार समझेंगे। एक्स वाई जेड की औसत मजदूरी है 120। तो अगर मैं देखना चाहूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड की टोटल मजदूरी कितनी निकली? 360। एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं मैं। वाई
जेड से 40 रुपए अधिक कमाता है, लगा दिया। और यहां बोल रहा है एक्स जेड से कितना है, दुगना है। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। अब आप यहां पे समझिए, अगर मैं जेड का मान निकाल लूंगा तो मैं तो एक्स का मान भी निकाल लूंगा। मेरे पास एक कंडीशन है एक्स वाई जेड इक्वल टू 360। अब देखिए जहां पे y है वहां पे मैं z रख सकता हूं, और जहां पे x है वहां भी z रखूंगा। ये हो गया 2z, y का मान है z प्लस 40, ये z हो गया, ये हो गया 360। समझना बच्चा, मैंने जहां जहां पे x और y का मान रखा है, यहां पे x का मान रखा है, यहां पे y का मान रखा है। 1 2 3 तो टोटल हो गया 4z, ये हो गया 40, ये हो गया 360। 4z 360 माइनस 40 तो 4z इक्वल टू 320। तो मेरे हिसाब से z का मान निकला 80, z का मान आया 80। 8 चौक 32। जब z मेरा 80 आया तो मैं कलर चेंज कर रहा हूं बच्चा, x का इक्वल टू है 2z, तो 2 इंटू 80 तो ये निकलेगा 160। कितना आएगा, 160। जवाब दीजिए, समझ आया कि नहीं आया? कट रहा है क्या? कट तो नहीं रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कट रहा है क्या? क्वेश्चन कट तो नहीं रहा है? समझ आया कैसे निकला? एक बार बताइए मुझे कमेंट करके, समझ आया सवाल कैसे निकला? जवाब दीजिए बच्चों, समझ आया सवाल कैसे निकला? यहां तक तो दिख रहा है ना? मैंने क्या किया, 4z इक्वल टू 320 काटूंगा तो z का मान आएगा 80। क्लियर हुआ? एक बार बताइए, मैं आपको सिखाने बैठा हूं यहां कने, है ना? मस्ती करने वाली बात नहीं है, सीखना है। कट रहा है सर, सीखना है। नीचे तक भाई कैलकुलेशन है ना, आप लोग घर पे करिए। x का मान था 2z और y का मान था z प्लस 40। मैंने पहले इक्वेशन पे रख दिया इसको। यस सर, समझ आया ना? मैं आपको सिखाने आया हूं, यहां मस्ती मारी वाली बातें नहीं चल रही है, बड़ी बड़ी बातें ये कर देंगे वो कर देंगे, दुनिया हिला देंगे। दुनिया एग्जाम में हिलाना है ना? दिखा नीचे में कैसा आया आंसर, है ना? तो वहां से सॉल्व कर लेना आप लोग, है ना? मैं समझ रहा हूं, थोड़ा क्वेश्चन को मैं छोटा कर दे रहा हूं ना। चलो क्वेश्चन देखेंगे। सोमवार से गुरुवार तक का तापमान है 58 डिग्री और मंगल से शुक्रवार तक का औसत तापमान है 52 डिग्री। प्यार से को बेटा, प्यार से, सोमवार का तापमान अगर 42 डिग्री है तो शुक्रवार का कितना तापमान रहा होगा? पहले मैं 1 मिनट समय देता हूं अपने उन होशियार बच्चों को, समझेंगे? ठीक है, समझेंगे? आराम से बनाइए, आपको सीखना है। फिर मैं बताऊंगा कि 2 घंटे में आप पेपर में मैथ्स को कैसे रिपीट करेंगे और 20 क्वेश्चन को 20 में 20 मार्क के निकल जाएंगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। 20 में 20 मैं दिलवाऊंगा आपको, 20 में 20। क्या लिखा है बेटा, मुझे तो समझ नहीं आता। 8 इंटू 2 नहीं है, 80 इंटू 2 है रे। कई लोग ना समझ के परे हैं, दिखता नहीं है क्या? चलिए अब मैं जो तरीके बताऊंगा ना, वो तरीके किताब में नहीं है। ये शर्मा कोचिंग क्लासेस की स्पेशल मसाले बोलते हैं ना, खाने वाले में स्पेशल मसाले है ना? और मसाले स्पेशल होते नहीं है, भारत तो मसालों का देश है, पर ये शर्मा कोचिंग क्लासेस का स्पेशल ट्रिक है। अब देखेंगे कैसे करेंगे ना हम लोग। समझ गया बेटा, फैक्ट ओनली, समझ गया समझ गया। देखो सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 डिग्री है, ठीक है? तो मैं यहां पे चुपचाप लिखूंगा सोमवार, एक बार लिख लिया यहां कने। और शुक्रवार से मंगल से शुक्रवार का औसत तापमान 52 डिग्री है। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री हो तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा? एक पहला फंडा समझेंगे आप लोग, जिसका तापमान दिया है और जिसका तापमान पूछा है वही जाएगा कंपेयर में। सोमवार का तापमान दिया है और शुक्रवार का तापमान पूछा है, एकदम सीख लो इसको, कोई नहीं बताने वाला, आता भी नहीं लोगों को। सोमवार से गुरुवार होते हैं 4 दिन, सोम मंगल बुध गुरु, तो बोला सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान है 48 डिग्री, तो 4 दिन से इंटू कर लिया। मंगल से शुक्रवार का औसत तापमान है 52 डिग्री, ये भी 4 दिन होते हैं, 4 दिन से इंटू कर लिया। भाई इंटू तो करना पड़ेगा ना। 8 चौक 32 की 2 हासिल है 3, 4 चौक 16 3 19। अब यहां पे कितना हुआ, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो टोटल 4-4 दिन का तापमान निकल के आ गया बच्चों। टोटल 4-4 दिन का तापमान निकल के आ गया, ठीक है? इंटू सही किया ना? हाँ ठीक है। अब देखो पूछा क्या है, अगर सोमवार का तापमान 42 डिग्री है, आपको एक नियम याद करना है। इस नियम का होता है मतलब 2 बार घटाना है। 2 बार क्या करना है, घटाना है आपको। मतलब सोमवार का तापमान दिया ना, तो आप सोमवार में पहले 42 डिग्री को घटाइए। ये पहला घटाना हुआ, यहां पे 0, यहां पे 150, 150 को यहां घटाइए, यहां पे 8, यहां पे 58 डिग्री। जैसे दूसरी बार घटाओगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों, एकदम साफ सुथरा क्वेश्चन। आप इसको नहीं पता कैसे बनाते होंगे, मेरा तरीका यही है, शर्मा कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल तरीके में है, यही है हमारे मसाले। जवाब दीजिए, सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान है 48 डिग्री, 4 दिन होता है। फिर मंगल से शुक्रवार का औसत तापमान है 52 डिग्री, वो भी 4 दिन होता है। लिखना कैसे है, जो प्रश्न में दिया हो, भाई सोमवार का तापमान दिया है तो सोमवार लिखेंगे, और पूछा किसका है, शुक्रवार का, बस वैल्यू पुट करके 2 बार घटाना है आपको।
जवाब दीजिए, समझ आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। एक बार मुझे सब लोग बताइए, ये सवाल आपको बैठा कि नहीं बैठा। एक बार सीखना है, एक बार की दवाई जीवन भर की कमाई। बताइए, क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्लियर है? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन, जवाब दीजिए। एक कक्षा में 5 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। एक कक्षा में 5 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में सम्मिलित हो जाए तब उनकी औसत आयु क्या होगी? बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन। जवाब दीजिए बच्चों, सीखना है। आज यहां नहीं सीखोगे, एग्जाम में मुंह ताकोगे, पानी पियोगे, वॉशरूम जाओगे, पसीना पोछोगे, निकलने के बाद बोलोगे गणित का सवाल बहुत कठिन था, व्यापम का पेपर लेना था, पीएससी ले लिया है, हमारा दिमाग खराब कर दिया। ये बोल के अपने आप को संतुष्टि देके अगले एग्जाम का फॉर्म भर के तैयारी करना चालू करोगे। ये शब्द नहीं आने चाहिए, सिखाने बैठे हम लोग। छत्तीसगढ़ में भी आपको पढ़ाने वाले अच्छे टीचर है, बस आपको समझना है कि समझना क्या है करके। क्लियर है? वेरी गुड मेरे स्टूडेंट। चलिए इसका जवाब दीजिए, फटाफट फटाफट बताइए। चलो जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? कोई है जो इसको बना सकता है? ठीक है, हाँ, हम कंप्लेन बहुत करते हैं लाइफ में। देखिए 120-30 बच्चे थे, बच्चे हैं 90, मतलब वो आपका कंपटीशन है ही नहीं। आपका कंपटीशन अब जो बचा है ये जीवट लोग है आपके कंपटीशन। वो डरपोक लोग थे, वो जीके मारने आए, वो सीजी मारे निकल गए। ये है मैथ्स। अगर दम होता तो इसको भी बनाते उन लोग। चलिए समझाता हूं मैं। 5 लड़के की औसत आयु 11 वर्ष है, इंटू करोगे तो टोटल आयु निकल जाएगी जो कि है 165 वर्ष। 9 लड़के, 9 वर्ष के 5 लड़के और आ गए। चलिए कितने? 5 लड़के आ गए 9 वर्ष के, तो 9 पंचे 45। अब उनकी औसत आयु क्या होगी? जाहिर सी बात है, टोटल कर लीजिए। ये कितना हुआ? 11। टोटल हो गया है कितना हो गया रे? 2 मिनट ना, इसको ठीक से कर लेता हूं मैं टोटल ना। ये हो गया 165, ये हो गया 45, ऐड कर दिए ये 14 से 11, एक टोटल औसत आयु हो गई 210 और टोटल हो गए 20। तो 210 में से 20 काटेंगे तो 10.5। अब समझना बच्चा, 20 कैसे हुए? पहले 15 लड़के थे, फिर 5 लड़के और आ गए, ऐड करोगे टोटल 20 हो जाएंगे। 15 लड़कों का जो 11 वर्ष था औसत आयु, वो बना कितना? 165। और जो 9 में से 9 लड़के थे 5 वर्ष वाले, उनका बना 45। दोनों को ऐड कर दिया और औसत निकाल दिया। अब समझ आया कि नहीं आया? तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्या ऐसे सवालों को आप नहीं बना सकते? क्या व्यापम में, मैथ्स में 20 में 20, 15 में 15 नहीं ला सकते? तो बताइए, बताइए अगर आपको समझ नहीं आया तो। क्लियर है आंसर? भाई औसत निकालते कैसे हैं? चलो इसको क्लियर करता हूं मैं। औसत किससे निकालते हैं? कुल का योग बटे कुल। भाई कुल योग कितना आया? 210। कुल संख्या कितनी है? 20। निकल गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात बताइए, कमेंट करिए। हम इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, हम सुस्त नहीं हुए, आप सुस्त कैसे हो गए? बताइए मुझे। क्लियर हुआ? चलो अगला सवाल। माना 5 भाई की साप्ताहिक 60 रुपए औसत प्राप्त करते हैं। सप्ताह में जो 5 भाई है ना, वो 60 रुपए का औसत कमाई करते हैं। यदि एक भाई को 10 रुपए अधिक प्राप्त करता है तो वर्तमान औसत क्या होगा? देखिए ये लॉजिकल क्वेश्चन है, और लॉजिकल क्वेश्चन को मैं देखना चाहता हूं इन लॉजिकल तरीके से कौन बनाता है। पढ़िए बच्चों पढ़िए। हम अगर पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, और वो भी व्यापम टू सीजीपीएससी के लेवल का, तो जान दे दीजिए, अपना दे दीजिए। बिल्कुल कोई नहीं रोकेगा आप लोगों को, जान दीजिए। बताइए, जवाब दीजिए। माना 5 भाइयों के साप्ताहिक 60 रुपए की औसत है। यदि एक भाई को 10 रुपए अधिक मिलता है तो वर्तमान में उनका औसत क्या होगा? कोई है जो इसका आंसर दे सकता है? चलिए बताइए, कोई है? जवाब दीजिए, कोई है? कोई है? अरे यस नहीं रे, आंसर कोई बताएगा? कोई बताएगा? हाँ, ये कौन है? ब्यूटी क्वीन 750, 70 रुपए। जितेश साहू बी। चलो सुनते हैं, देखो समझेंगे, प्यार से समझेंगे ना। 5 भाई अपने घर में प्यार से रहते हैं, रहते हैं भाई, प्यार से रहते हैं। अब 5 भाई सप्ताह में हर भाई 60 रुपए कमा रहा है, तो कमा कितना रहा है सप्ताह में? भाई 300 रुपए कमा रहा है ना एक सप्ताह में 5 भाई, पर एक भाई को 10 रुपए अधिक मिलता है। मतलब वो अब कितना कमा रहे हैं? अगर 10 रुपए अधिक मिलता है तो भाई साहब कमा कितना रहा है? 310 रुपए। वो तो औसत था, पर रियल पेमेंट देखा जाए तो एक भाई को 10 रुपए ज्यादा मिलते हैं। पर भाई मिलते कितने लोगों के बीच में है? 5 ही लोगों के बीच में है ना। तो वर्तमान औसत कितना होना चाहिए? 5 एकम 5, 5 छक्के 30 और 5 दूनी 10। इसको बोलते हैं 62 रुपए। हो गया? शांति मिली मन को? शांति मिली? लॉजिकल क्वेश्चन था, बोला हूं ना कि भैया औसत तो 300 रुपए का है,
एक भाई थोड़ा ज्यादा मेहनत करता है, 10 रुपए ज्यादा। भाई घर में पैसा कितना आ रहा है देखो, पहले 300 रुपए औसत आ रहा था, एक भाई को 10 रुपए टिप मिल गया, घर में 310 ही आ रहा है। अब अगर औसत निकालोगे तो 62 रुपए तो होगा ना बच्चा। एक बार मुझे कमेंट करके अपनी राय बताइए आप लोग, भाई बात समझ आई कि नहीं आई, बताइए बताइए। मैं यहां का चिल्लम चिल्ली कर रहा हूं, तुम लोग को समझ आता है कि नहीं आता है, बताओ यस या नो में लिखो फटाफट। चलो यस या नो में लिखिए, समझ आया कि नहीं आया। क्या लिखा है, शांति मिल गया रे। क्वेश्चन समझ आया, प्यार से बनाइए, आराम से बनाइए, गणित में जो मजा है वो किसी में नहीं है। क्लियर हुआ। हाँ, सत्य बन जा रहे क्या हो बेटा, ऐसा ऐसा सरिता बन जा रहे, ऐसा क्यों बना है, सिंपल सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ना। हाँ चल, अब हाँ है, सवाल है। चलिए, एक परीक्षा में 120 छात्र थे, छात्रों का औसत अंक कितना है, 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक 39 है, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। चलिए मेरे प्यारे जाबाज, छत्तीसगढ़ के जाबाज बच्चों, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। भाई एक परीक्षा में 120 छात्रों ने एग्जाम दिया, उनका औसत अंक कितना आया, 35। अब जो पास हुए वो 39 औसत अंक वाले आए, फेल 15, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। सर आप अच्छा कर रहे हैं, इतनी रात तक बैठे हैं। सर आप अच्छा कर रहे हैं, इतनी रात तक बैठे हैं। हाँ तो घर में बैठे हैं, मोहर सिंह मरकाम। बेटा अच्छा कर नहीं रहे, पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को। कल एग्जाम एसआई का बताना सवाल आया कि नहीं आया मैथ्स का करके, है ना। हमारा काम मेहनत करना है, ट्राई करना है, तुम लोग को सरल रास्ता बताना है। बाकी तुम्हारा काम एग्जाम में तुम लोग क्या कर रहे हो, पानी पी पी के। वैसे खाना खा लिया हूं मैं, भूख लगते रहता है। जवाब दीजिए, कोई है। आप समझेंगे इसको ना। देखिए शांति कैसे मिलती जीवन में, शांति कैसे मिलती है। 10 तक गिनो, 10 तक गिनो पहले। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। शांत मन शांत हो गया रे। अब देखेंगे, अब हम देखेंगे, पहले देखेंगे पास, फिर हम देखेंगे फेल, फिर हम देखेंगे एवरेज। अब यहां पे समझना, 120 छात्रों का जो औसत अंक है वो कितना है, 35 है। भैया बीच में लिखो, औसत को बीच में लिखते हैं। पास वालों को कितना है, 39 है। फेल वालों को कितना है, 15 है। इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। घटाइए घटाइए, 35 में 10 जाएगा, कितना बचेगा, 0, और यहां बचेगा 20। 39 में यहां बचेगा 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5:1। समझना, पास का रेशियो 5 है, फेल का रेशियो 1 है। यहां पे लिख देना बाबू ना, पास और फेल कितना आया, 5 और 1। अब बोल रहा है पास होने वाले छात्रों का संख्या कितना है। पास होने वाले का रेशियो 5 है, टोटल 5 और 1 6। कुल छात्र कितने हैं, 120 है। काटो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 100। बोलो शांति मिला कि नहीं मिला, बना कि नहीं बना। बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा था, हमारा दिमाग काम नहीं करता है ना, पर आप उसको बनाने जा, रास्ता पता होना चाहिए। शांति मिला कि नहीं मिला। अब कई बच्चों को ये निकालने नहीं आता, सर ये कैसे निकाले, 6 कहां से आया। मन में सवाल उठ रहा होगा, घर पे बैठे होगे बिस्तर में, सर 6। जब भी हम किसी का भाग निकालते हैं, लिख लेना बाबू, भाग या हिस्सा या बंटवारा, तो रेशियो के फॉर्म में रहता है। जिसका निकालना है उसको ऊपर करते हैं, नीचे योग करते हैं, इंटू संख्या करते हैं। इसको भी लिख लेना। एक बार कमेंट करके बताइए, क्या शांति मिला कि नहीं मिला, मन शांत हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मेरे को। सवाल कितना बड़ा दिख रहा था, बना कि नहीं बना, बोलो मुझे, बोलो कुछ तो बोलो, कमेंट करो रे। चलो नहीं, मैं पढ़ाऊंगा मैथ्स तुम लोगों को, मैं पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ में, मैं पढ़ाऊंगा मैथ्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बाबू लोग। एक बार कमेंट तो कर दो यार, तुम्हारे सर के लिए कमेंट नहीं कर रहे हो। मिली मिली शांति मिली, ओके सर मिला, क्लियर हुआ, फंडा क्लियर है, हो गया सर। अगले चलते, चलिए। सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक का तापमान एक समान दर से है। 9 से 2 बजे तक का एक समान दर से है। 21 डिग्री से 38 डिग्री तक बढ़ा है। एक समान जो टेम्परेचर है वो 21 से 38 डिग्री बढ़ा है। ठीक है, दोपहर का तापमान कितना था, जवाब दीजिए, दोपहर का तापमान कितना था। एडिट बॉय पलट के देखो बेटा क्वेश्चन को जाके, दोपहर का तापमान कितना था। हाँ, दोपहर का तापमान। चलिए वो ट्राई कर लीजिए, फिर हम इसमें प्यार करेंगे, प्यार से बताएंगे इसको बनाते कैसे। ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं एवरेज के, लॉजिकल क्वेश्चनों को वो दे देगा। अब आप इसमें हड़बड़ाओगे पेपर देखते हुए, ये तो एसडी यादव में था नहीं सर, ये तो आर एस अग्रवाल में था नहीं सर, ये सवाल आप कहां से लेके आए, और ला तो लिए हो, इसका लॉजिक क्या है। भाई मन तो बोलेगा ना, लॉजिक क्या है।
आपको कुछ लॉजिक समझा दूंगा ना मैं, तो सवाल कैसे भी आए बना लोगे। लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक का तापमान एक समान दर से 21 डिग्री से 38 डिग्री तक बढ़ा है। दोपहर का तापमान क्या होगा? देखो हम ना सरल चीजों के पीछे भागते हैं, छत्तीसगढ़ के पीछे भागेंगे, कंप्यूटर के पीछे भागेंगे, क्योंकि हमारा माइंड ऐसे बना है, कमजोर लोग हैं हम लोग। जहां हमको कंफर्ट जोन मिलता है हम पसरा डाल के बैठ जाते हैं। अब इस गणित को पढ़ने के लिए भी जिगरा चाहिए, और मैं देखना चाहता हूं कि किन्नों में है कि भी नहीं। समझाता हूं इसको ना। 9 से 2 बजे तक का तापमान क्या हुआ है? समान दर से बढ़ा है। अपन टाइमिंग गिन लेते हैं। 9 9 9 10 11 12 1 2, 9 से 2 बजे तक कितना टाइम हुआ? 9 10 11 12 1 2, 6 घंटा हुआ। देखिए तापमानों में अंतर आता है। क्या आता है? तापमान में क्या आता है? अंतर आता है। ठीक है, अब देखेंगे 38 डिग्री टू 21 डिग्री जो चेंज हुआ है, टोटल कितना घंटा लगा है? 9 से 2 बजे तक लगा है 6 घंटा। आप घटाइए, ये कितना हो गया? ये हो गया 7, है ना। और ये कितना हो गया? ये हो गया 1, है ना। और ये कितना हो गया? ये हो गया, मतलब जो अंतर आया है वो 17 डिग्री आया है ना। टोटल कितने घंटे में? 6 घंटे में। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दिया 18, है ना। तो इसको 2 मिनट रुकना बेटा ना। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और कितना गया? ये पॉइंट में आएगा ना, ये 6 दूनी 12 पॉइंट, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, सेम रिपीट होगा। देखो हाँ, अब समझना, ये जो ये तापमान है वो बढ़ा कितने डिग्री से है? 2.8 डिग्री से। समझना, अब मैं इसको मिटा रहा हूं ना क्योंकि मेरे पास जगह कम है। यहीं पे थोड़ा सा खेल है ना। देखो यहीं पे समझना बच्चों ना, कि जो हमारा जो तापमान जो बदला है वो 2.8 डिग्री से चेंज हुआ है 6 घंटे में, है ना। 6 घंटे में चेंज हुआ है 2.8 डिग्री से, समान दर से। अब दोपहर का तापमान कितना होगा? ठीक है, दोपहर का तापमान, अच्छा 5 10 9 10 11 12 1 10 11 12 1 2, अच्छा 5 एयर ड्यूरेशन होगा, तो 5 भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा रे? 5 दिया 15, 9 9 से 2 के बीच, तो 10 11 12 1 2। 2 मिनट रुक जा, इसको ना अपन थोड़ा सा ट्रिक से बना लेते हैं, ट्रिक से। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, अच्छा रुको 2 मिनट। एक काम करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन है क्या? हाँ, इसके बाद अपने पास क्वेश्चन है, पहले उसको कर लेते हैं क्वेश्चन लोगों को, हाँ फिर पास से भाग देंगे। देख लेते हैं 2 मिनट ना। एक काम करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, सवाल को, इन सवालों को कर लेते हैं कि 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। सी के जुड़ जाने से आयु, उनकी आयु 22 वर्ष की औसत हो जाती है, तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी? पहले ये कर लेते हैं, उसको लास्ट में करेंगे। मे भी क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए, देखते हैं, पहले ये कर लेते हैं। जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, जवाब दीजिए। 10 11 12 1 2, हाँ 5 घंटा होगा। ठीक, 3 वर्ष पहले, है ना। इसको ट्राई कर लेते हैं क्योंकि वो सवाल थोड़ा सा ना मेरे को लग रहा है उटपुटान सवाल है, पर बनाएंगे उसको लास्ट में, लास्ट में बनाएंगे, ट्राई करके जाएंगे। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। यदि सी के जुड़ जाने पर उनकी आयु, औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है, तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक ठीक ठीक, 5 वर्ष होगा, 5 घंटा का ड्यूरेशन होगा। ठीक है, इसको अपन देख लेते हैं, फिर ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे, उसको भी ट्राई करेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, है ना। पहले क्या है, जो क्वेश्चन बचे हैं उसको पहले कर लेते हैं, है ना। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? कोई है जो बना पाए इसको? कोई है जो बना पाए इसको? ठीक है, समझना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को समझेंगे बड़े प्यार से ना। देखो ये सवाल थोड़ा सा लॉजिकल है। देखो 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष मतलब चल रहा है 2023 चल रहा है। 3 वर्ष पहले क्या था? 2020 था। 2020 में समझेंगे ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है, मतलब 2 लोग हैं ए और बी, औसत आयु 18 वर्ष है, इंटू करेंगे 2 से, ये कितना हो गया? 36। ठीक है, 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अब 3 वर्ष पहले तो मेरे को वर्तमान में आना पड़ेगा 2023 में, तो भैया 3 इंटू 2 और करूंगा ना वर्तमान में आने के लिए, ये हो जाएगा 6। तो वर्तमान में उनकी औसत आयु कितनी है? 42 वर्ष है। ठीक है, अब सी के जुड़ जाने से उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है? 22 वर्ष। मतलब ए बी सी के जुड़ने से औसत आयु हो जाती है 22 वर्ष, तो टोटल कितना हो जाएगा? 66। तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो 42 में 66 को घटाएंगे, ये 4 ये 2, 24 वर्ष। इनमें से कोई नहीं, क्या बात है। कैसे बनाए बच्चे लोग, कैसे बनाए? 28 वर्ष,
आराम से समझो इस चीज को, आराम से। 3 वर्ष पहले क्या था, 2020 था, दो लोगों की औसत आयु 18 वर्ष थी, ठीक है। तो टोटल आयु कितनी हुई, 36 हुई। भाई पर 2020 की बात कर रही है, अभी हमको वर्तमान में आना है। तो 3 साल दोनों की आयु चल के आई तो कितने में आई, 6 साल में आई। तो वर्तमान औसत आयु कितनी हुई, 42 वर्ष हुई ना, समझे बात को, 42 वर्ष हुई। अब सी आ गया, यहां पे सी आ गया, तो उनकी औसत आयु हो गई 22 वर्ष। तो टोटल कितना हो गया, 66। तो 66 में 42 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 24। अब आया समझ में, क्लियर हुआ, समझ आया क्वेश्चन कैसे निकाले, समझ आया सवाल निकला कैसे ये वाला। भाई अभी के सिचुएशन को लीजिए ना, 3 साल पहले था 2020, तब दो लोगों की औसत आयु थी 18 वर्ष। यहां बोला है ना ए और बी मतलब दो लोग, औसत आयु 18 वर्ष, तो निकला 36 वर्ष। आना वर्तमान में ही है, मेरे को पूछा क्या है, वर्तमान आयु। तो 2023 में आया तो कैसे आया, यहां से 3 प्लस करके आया। तो 3 साल में दो लोगों की आयु कितनी बढ़ जाएगी, 6 वर्ष, ठीक है। और एक आदमी आया तो 66 हो गया, गैप कितना निकला, 24। एक बार बताइए अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ मैटर। ऐसे सवालों में वर्तमान में ही बनता है सवाल, प्रेजेंट में बनाया जाता है। हां अब क्लियर होना चाहिए। अगला सवाल, सप्ताह के पहले 4 दिन का औसत 39 डिग्री सेंटीग्रेड था, पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। सप्ताह के अंतिम 3 दिनों का औसत तापक्रम क्या था, कमेंट करके बताइए मुझे, जवाब दीजिए क्या होगा आंसर। सप्ताह के अंतिम 3 दिन का औसत तापमान जोड़ना पड़ेगा ना बेटा। भाई आप 2020 में जब अगर आपका एज उस समय कितना था, 20 साल था, तो 23 में कितना हुआ, 23 हुआ ना, तो 3 जोड़े ना, ये होता है। क्लियर होना चाहिए मामला, मामला क्लियर होना चाहिए। सप्ताह के पहले 4 दिन का औसत तापमान 39 डिग्री था, पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40 डिग्री था। तो सप्ताह के अंतिम 3 दिनों का औसत तापमान क्रम क्या होगा, जवाब दो। चलिए कमेंट करिए बच्चों, क्या होगा, जवाब दीजिए, क्या होगा कमेंट करके बताइए। कोई है नौजवान, समझेंगे इसको, आराम से समझेंगे। सप्ताह के पहले 4 दिन का तापमान, तो 4 इंटू 39 डिग्री, 9 चौक 36 हासिल है 3, है ना, 9 चौक 36 हासिल है 3, 4 तिया 12 और 3 कितना हुआ, 53, 12 और 3 15, 156 डिग्री 4 दिन का निकला। पूरे सप्ताह का औसत तापमान मतलब 7 इंटू 40 डिग्री, तो टोटल कितना आया, 280 डिग्री। अब यहीं पे देखो ना यार गैप, अंतिम 3 दिन का औसत तापमान पूछा है, 4 दिन का दिया है, 7 दिन का दिया है, तो मैं 7 दिन में से 4 दिन घटा लेता हूं। यहां बचा 4, है ना, और यहां बचा कितना बचा, 7 में से 5 गया, बचा 2, यहां बचा 1, 124 डिग्री। अब अंतिम 3 दिन का पूछा है, 3 दिन का, तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, और फिर कितना हुआ, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर 3 तिया 9, 41 डिग्री। भाई आपने अंतिम 3 दिन का तापमान यहां पे निकाला घटा के, और यहां पे आपने उसका औसत निकाला, ठीक है। औसत निकालने के लिए 3 से आपने भाग किया, तापमान यहां निकाला, औसत यहां निकाला। वेरी गुड ब्यूटी क्वीन, मेरे हिसाब से ये सवाल समझ आ गया आप लोगों को। 4 दिन का दिया था तो आपने 39 डिग्री को 4 से इंटू किया, 156 डिग्री आ गया। फिर टोटल 7 दिन का दिया था, फिर आपने घटाया तो 3 दिन का आ गया, है ना, फिर आपने उसका औसत निकाल लिया। एक बार मुझे बता, समझ गया ब्यूटी क्वीन, समझ गया, इतना कमेंट मत किया करो, समझ गया हूं मैं, क्लियर है क्वेश्चन। एक बार बताइए मुझे, ये सवाल क्लियर है, किसी प्रकार का मन मुटाव तो नहीं आ गया आप लोगों के मन में, क्लियर है ना, बनाना समझ रहे हो ना, कि भैया पहले 4 दिन का दिया, फिर पूरे 7 दिन का दिया, फिर मैंने घटा के 3 दिन का निकाल लिया, फिर मैंने औसत निकाल लिया। एक बार मुझे बताइए कमेंट करके, ये टॉपिक क्लियर है, सारे बच्चे बताइए टॉपिक क्लियर है वाला, जवाब दो, क्लियर है, जी सर, जी सर। चलो, 7 बच्चों का एक समूह का औसत उम्र है 12 वर्ष, ठीक है। एक 6 वर्षीय बच्चा समूह को छोड़ के चला जाता है, 6 वर्षीय बच्चा समूह को छोड़ के चला जाता है, 2 वर्ष के पश्चात, 2 वर्ष के बाद शेष सदस्यों का औसत आयु क्या होगी। चलो बेटा बहुत प्यारा सवाल है ये, कमेंट करके बताएंगे मुझे, जवाब दो क्या होगा, बताओ। यस सर, जवाब दीजिए क्या होगा इसका, बताइए बच्चों। 7 बच्चों के एक समूह का औसत उम्र 12 वर्ष है, एक 6 वर्षीय बच्चा समूह को छोड़ के चला जाता है, चला जाता है, तो 2 वर्ष के बाद शेष सदस्यों का औसत आयु क्या होगा।
कोई है जो ट्राई करना चाहेगा? ट्राई करिए बच्चों, बताइए क्या है। क्लास स्टार्ट करना है सर जी? हाँ चल रहा है, जीरो से ही चल रहा है हमारे यहाँ क्लास। जवाब दीजिए, कोई है? कोई है? नहीं है, समझेंगे। 7 बच्चों का औसत उम्र है 12 वर्ष। मैं प्यार से लिख रहा हूं ना, 7 बच्चों का औसत उम्र 12 वर्ष, 12 सत्ते 84 वर्ष। एक एक लाइन को समझेंगे ना। एक 6 वर्षीय बच्चा समूह को छोड़ के चला गया। अब एक बच्चा गया तो 6 वर्ष का बच्चा निकल गया, तो कितना हो गया? ये हो गया 70 वर्ष। यहां से एक बच्चा कम हो गया, पहले 7 बच्चे थे, अब बच्चे कितने बचे? 6। औसत कितना बचा? 78। ठीक है, समझेंगे, है ना। 6 वर्ष का बच्चा चला गया तो टोटल एज जो बना था 84 साल, वो बच गया 78। अब 2 वर्षों के बाद शेष सदस्यों का औसत आयु क्या होगा? देखो यही पे खेल है, समझना। अभी हमारे पास है 78 वर्ष 6 बच्चों का। 2 वर्षों के बाद भाई, 2 वर्ष, हर बच्चा 2-2 साल बढ़ेगा। हर बच्चा 2-2 साल बढ़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, हर बच्चा 2-2 साल बढ़ेगा। तो 6 बच्चे 2 साल बढ़ेंगे, तो 6 इंटू 12 करूंगा तो कितना हो गया? 12 वर्ष। ये कितना हो गया? 10। ये कितना हो गया? 90। अब इसका औसत पूछ रहा है, 90 टोटल आया, बच्चे 6 हैं, तो 6 एकम 6, 6 पंचे 3, ये है 15 वर्ष। अगर किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने 6 को 2 से गुणा क्यों किया, वैसी रात हो रही है और आप तंग कर रहे हो, हर बच्चा 6 बच्चा 2-2 साल बढ़ेगा। 2 वर्ष के बाद की बात कर रहे हैं, मतलब किसी का एज 20 है तो 22 हो जाएगा, तो 2 साल बढ़ेगा। वैसे 6 बच्चे 2-2 साल बढ़ेंगे तो सब 12 साल, मतलब टोटल जो एज बढ़ेगा 12 साल। 90 आएगा, एवरेज निकालना है, 6 बच्चे से भाग देंगे, 15 वर्ष आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं? एक बार दिल खोल के बताइए, ये सवाल आपको समझ आया कि नहीं? जवाब दीजिए बच्चों। मैंने बताया था सर, वेरी गुड बच्चा, शाबाश। रिलैक्स क्या है? मेडिटेशन म्यूजिक आया समझ? क्लियर हुआ पॉइंट? क्या क्या बताना चाह रहा हूं मैं? एक बार बताइए, दिल खोल के बताइए, ये क्वेश्चन समझ आया? क्योंकि ना समझने वाला चीज यही है कि सर 2 वर्ष के बाद की स्थिति बताइए। भाई 7 बच्चे थे, 12 औसत था, टोटल निकला 84 साल। 6 साल का बच्चा बोला मैं घर जा रहा हूं, तो बच्चे 78 वर्ष। पर 2 वर्ष के बाद 6 बच्चों का 12 साल बढ़ेगा भाई। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा ना, अगर आपकी एज 2 साल के बाद कितनी होगी तो आप उसमें 2 साल ऐड करके बताओगे ना। क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा अच्छा, पहले सुन लो। तो पहले हॉस्टल वार्डन का मैथमेटिक्स का मेरा पर्सनल बैच चल रहा है, कंप्यूटर का मेरा पर्सनल बैच चल रहा है, और पूरा प्रयास बैच भी चल रहा है हॉस्टल वार्डन का, और लेबर इंस्पेक्टर का भी बैच चल रहा है। कोई पढ़ाई वढ़ाई करना चाहता है, बैच ज्वाइन करना चाहता है, लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहां से भी कर सकता है। और इन बैचों को मैथ्स का बैच भी लेके व्यापम और पीएससी की मैथ्स की तैयारी भी कर सकता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं एक लेवल में। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐड है, कई बच्चे पूछते हैं कोर्स है उनके लिए। ठीक है, अब आते हैं वो क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया था, वो सवाल ये है। ठीक है, अब इस सवाल को हम ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि सवाल बनाना कैसे आज। ठीक है, नहीं नहीं क्लास चलेगा, खत्म नहीं हुआ है। देखो सही है, 9 से 2 होगा 5 घंटा, और 38 में पहले 21 घटाएंगे तो ये होगा यहाँ पे 7, यहाँ पे 17, और 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, और 15 मतलब, और ये 5 चौक 20। तो ठीक है, अगर वो 4 घंटा बढ़ेगा तो 3.4 डिग्री से बढ़ेगा वो। ठीक है, यहां से हमारा क्लियर हो गया। करवा रहा हूं बेटा, करवा रहा हूं। ठीक है ना। ठीक है, ये अंतर क्यों निकाले? क्योंकि टेम्परेचर में अंतर होता है। एवरेज निकाले क्योंकि 5 से भाग दिए, 9 से 2 होता है 5 घंटा, मैं 6 घंटा ले रहा था गलती से। ठीक है, अब समझेंगे बेटा, अब समझेंगे इसको बनाना कैसे है। ठीक है, समझेंगे। अब दोपहर का तापमान, दोपहर किसको मानते हो आप? आपके मानने से होगा नहीं। दोपहर माना जाता है 12, 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3। ठीक है, इसको दोपहर माना जाता है। अब यहां पे समझना, दोपहर का तापमान कितना होगा, जो कि एक समान दर से बढ़ता है। तो अपन मानते हैं 3.4, एक जो दर से बढ़ रहा है उसी को मान के चलते हैं, 3.4, 3.4, 3.4 और 3.4। ठीक है, तो ऐड करके देखें इसको। नहीं, दोपहर का तापमान 21 डिग्री से चालू हो रहा है ना, 21 डिग्री से, 21 डिग्री से, 21 डिग्री से चालू हो रहा है ना। ऐड करके देखो तो एक बार, 21 डिग्री 0, 0, 3.4, 3.4 और ये 3.4, 4, 4, 8, 4 तिया 12, हासिल आई 1, 3, 3, 6, 3, 9, है ना, 10 और 11 हासिल आई 1, 31.2 डिग्री है क्या? है। ठीक है, समझना इसको ना, थोड़ा समझाना पड़ेगा, ये लॉजिकल सवाल है।
सवाल तो बन गया है पर वो मैं बनाया हूं, आप लोग नहीं। समझेंगे? समझेंगे बेटा, जो रुका है वो समझ के जाना। 9 बजे से 2 बजे तक का तापमान है ना 21 डिग्री से 38 डिग्री तक बढ़ा है। ठीक है, तो बढ़ा है मतलब ताप में अंतर आया है। तो मैंने पहले अंतर चेक किया तो आया 17 डिग्री। अब मैंने औसत निकाला, 5 से भाग दिया, 5 घंटे का है करके अंतर, यहां पे 5 घंटे का था अंतर, तो वो आया 3.4 डिग्री। अब देखो दोपहर का तापमान पूछा है, दोपहर का, तो दोपहर चालू होता है 12, 1, 2, 3, 4 बजे के बाद धूप कम होना चालू होता है, उसको हम शाम में गिनते हैं। तो पहला पक्ष लिए हम लोग कि 21 डिग्री से तापमान जो बढ़ना चालू हुआ वो 3.4, 3.4 और 3.4 तक 3 बजे तक बढ़ा। तो दोपहर का टोटल तापमान अगर मैं जोड़ दूंगा तो 31.2 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इस चीज को लेना, नहीं, अच्छा नहीं, समझा नहीं, 2 बजे तक तो लेना था। यहां पे हमने क्या किया, अगर 2 बजे तक लेके देखें एक बार, ये बच्चे का भी बात गलत नहीं है, अगर 2 बजे तक लेके देखेंगे, नहीं 2 बजे तक नहीं लेंगे, 3 बजे तक लेंगे, क्योंकि पूछा है दोपहर का तापमान। ठीक है, हो सकता है, सुनो, हड़बड़ाओ मत, कोई भी बच्चा हड़बड़ाएगा नहीं, हड़बड़ाओ मत, है ना। हो सकता है इसमें सवाल में कुछ मिस्टेक हो, है ना, कि इसके सवाल में कुछ मिस्टेक हो, ये अपन कल देख लेंगे, सवाल पे वो चेक करवा लेंगे। पर ये सवाल अब तक का बेस्ट औसत का सवाल है। ये ऐसे सवाल को बनाने के लिए लॉजिकल चाहिए, लॉजिकल से ही बनेगा, आंसर तो आ गया है,